आपसे कह रहा था हमारा टॉपिक आज का रहना है वेक्टर्स। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी टाइम लेगा ये, कई क्लासेस लगेंगी। थोड़ा बहुत वेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं, लेकिन काफ़ी डिटेल से यहाँ पर हम इसको समझेंगे। और ये मान के चलना कि जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, आपसे कहा था इनको ढंग से प्रैक्टिस करो। जो भी बच्चा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेगा वो आगे फिजिक्स में परेशान रहेगा पूरे साल। सेम मैनर में वेक्टर्स के साथ भी है। वेक्टर्स को यदि आपने ढंग से पढ़ा नहीं, ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप पूरे साल परेशान रहेंगे फिजिक्स में। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ये बेसिकली फिजिक्स का टॉपिक जरूर है, लेकिन साथ ही साथ वेक्टर्स हमारे लिए कैलकुलेशन मेथड है। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस जो हम कहते थे कंबाइंड, वो एक कैलकुलेशन मेथड है हमारे लिए। ऐसे ही ये फिजिक्स के टॉपिक से ज़्यादा हमारे लिए कैलकुलेशन मेथड है। नाउ सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्केलर से स्टार्ट करेंगे। सिंपल डेफिनेशन, स्केलर्स आर those quantities which require magnitude only। ध्यान देना इस बात पे। टू एक्सप्रेस their मीनिंग्स। अपने मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, खुद क्या है वो समझाने के लिए जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर। फॉर एग्जाम्पल मास। यदि मैं कहूं आप में से किसी स्टूडेंट का मास 50 केजी है, तो इतना कहते ही हमें समझ में आ जा रहा है कि वो मास यानी कितनी वैल्यू है, क्या हमें समझना है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि मास 50 केजी है क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, मास 50 केजी है क्योंकि वो थर्ड फ्लोर पे खड़ा है। ऐसे किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। हमें अपना मीनिंग उसकी वैल्यू से ही क्लियर हो जा रहा है। ऐसी क्वांटिटी कहलाएंगी स्केलर्स। इनके कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लें। डिस्टेंस, स्पीड। एक वर्ड और बता रहा हूं, एरिया। एरिया स्केलर होता है, वॉल्यूम भी स्केलर होता है, लेकिन एरिया को मार्क कर लेना, बाद में मैं इसको वेक्टर के टर्म में भी बताऊंगा। थोड़ा सा एरिया में मॉडिफाई करते हैं तो वेक्टर भी बनता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उस एरिया वेक्टर की यूज हमारा 11th में नहीं आता, 12th में आता है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। जो बुक में डेफिनेशन आपको मिलती है, मैं उससे थोड़ा सा अलग हटके इसकी डेफिनेशन समझा रहा हूं, लिखवा रहा हूं। वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज। सर एरिया के बाद क्या लिखा है? वॉल्यूम। ठीक है। ओके सर। वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर। बुक में वर्ड अलग होगा, मैं वर्ड ले रहा हूं रिक्वायर। अभी मीनिंग इसका एक्सप्लेन करूंगा मैंने वर्ड क्यों लिया है, समझने के लिए यही वर्ड रिक्वायर्ड है। मैं सो वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड as well as direction
टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग्स। ध्यान देना, मैं मीनिंग्स की बात कर रहा हूं। उस क्वांटिटी को हम ढंग से समझेंगे कैसे, जब हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होगी, दोनों हमें पता होंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल समझने के लिए फोर्स है, ये वेक्टर होता है, डायरेक्शन होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनना, कंसीडर करना, तभी आपको ये मीनिंग क्लियर होगा। लेट से आपका जिस रूम में बैठे हो उसका एक डोर है, दरवाजा है। मैं ये कह रहा हूं कि बेटा जी उसको हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है हमें पता है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको बंद कर सकते हैं, खुला हुआ है। तो क्या वो वास्तव में 10 न्यूटन का फोर्स लगा के बंद हो जाएगा? तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या सिचुएशन रहेगी कि यदि हमने 10 न्यूटन का फोर्स सही डायरेक्शन में लगाया, अंदर की ओर बंद होने वाली साइड में, तब तो वो बंद हो जाएगा। उसकी अपोजिट डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो डोर बंद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फोर्स में हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी कहेंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि सिर्फ 10 न्यूटन कहने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें साथ साथ डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स, उनके नाम ध्यान रख लें, 2-3 और। एक चीज है डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया था 1-2 क्वेश्चन में। ध्यान देना, डिस्टेंस स्केलर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एक डायग्राम से इन दोनों के बीच का फर्क बताऊं, एक पुराना न्यूमेरिकल जो मैंने आपको पहले करा रखा है, ये डायग्राम आपको ध्यान में आ जाएगा। इस तरह का एक डायग्राम लिया था, ए बी, कहा था कि एक कार ड्राइवर उसको किसी को ऐसे गलत पाथ से ले गया और एक्चुअल में वो यहां पहुंचा ए से बी तक। तो ए से बी तक का डिस्टेंस यदि मैं 10 किलोमीटर मान लूं और ये जो टेढ़ा मेढ़ा गया ये है 12 किलोमीटर, तो ये 12 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कहलाएगा, और ये जो 10 किलोमीटर है दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये हमारा, मैं मान के चल रहा हूं, इनिशियल पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट या डेस्टिनेशन पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होती है डिस्टेंस। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। जो एक्चुअल रास्ता जिससे हम गए उसकी लेंथ कहलाएगी डिस्टेंस, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस जो है इंक्लूडिंग डायरेक्शन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये फर्क आ जाता है वेक्टर और स्केलर के बीच का विद द एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो धीरे धीरे हम लिखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर। बहुत से इनके एग्जाम्पल हैं, मैं धीरे धीरे बताते चलूंगा। ये कॉमन मैंने कुछ नाम लिए हैं सो दैट आप आसानी से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।
बेटा 10-15 टाइप की अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं, मैं उसमें से कुछ कॉमन डेफिनेशन ले रहा हूँ जिसमें से हमारा काम अभी चल जाए। नंबर 1, को इनिशिएटिंग वेक्टर्स। इनिशिएट यानी स्टार्ट, को मतलब सेम, यानी ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर नोन एज को इनिशिएटिंग वेक्टर्स। एक डायग्राम से समझें इसको कि एक पॉइंट ये है ओ, इससे एक वेक्टर स्टार्ट होकर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, और ऐसे कोई और भी डायरेक्शन में वेक्टर जा रहे हैं। इन वेक्टर्स का क्या डायरेक्शन है हमें इससे मतलब नहीं, कितना मैग्नीट्यूड है हमें इससे मतलब नहीं, सिर्फ इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये वेक्टर्स कहलाएंगे। 3 मैंने मार्क करें, दीज 3 वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशिएटिंग वेक्टर्स। ऑल those vectors which start from a common point are known as co-initiating vectors। ऐसे ही एक और डेफिनेशन हमारी आ जाएगी, को टर्मिनेटिंग। को मीन्स सेम, टर्मिनेटिंग मतलब एंड। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहे हैं या एंड हो रहे हैं, दे आर नोन एज को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स। डायग्राम बनाए हम इसका, नहीं बना। कुछ वेक्टर्स ये एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इन वेक्टर्स को हम कहेंगे को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स। ये इस पॉइंट ऊपर आके टर्मिनेट हो रहे हैं। ऑल दोज वेक्टर्स which are terminating यानी कि एंडिंग एट ए पॉइंट आर known as co-terminating vectors। क्या इन दोनों डेफिनेशन के बीच का फर्क समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है बेटा जी, ये टाइप्स बता क्यों रहा हूं, तो ध्यान देना, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके माइंड में फिक्स रहने चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से इसे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसकी अपनी एक ग्रामर है, उसके अपने वर्ड्स हैं। यदि उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा तो हम आगे कुछ समझ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी वर्ड यूज किया, यदि आपको वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता तो मैं क्या सेंटेंस कह रहा हूँ उस मीनिंग में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे ही आगे जो हमें डिटेल्स में हम वेक्टर्स की एंटर करेंगे तो ये वर्ड्स हमारे लिए उसी टाइप से इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, दे आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। यानी एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया,
इस वेक्टर को मैं ए नाम दे रहा हूं, इस वेक्टर को बी नाम दे रहा हूं। तो ध्यान देना, मैंने वेक्टर को लिखते वक्त भी एक कुछ चेंज अभी एक है यहाँ पे, वो समझाऊंगा। और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ऑल दोज वेक्टर्स which are having same direction are known as parallel vectors। यहां जो मैंने मार्क करा है ए, ये होता है पैरेलल का साइन, दो लाइन ऐसे खींच देते हैं। बी, अब जो सिंबल वाली बात कह रहा था, मैंने यहाँ इन ए और बी सिंबल के ऊपर एक लाइन मार्क करी है। हम इनको इस लाइन मार्क से भी दिखा सकते हैं, या इनके ऊपर एरो भी मार्क कर सकते हैं। जनरली बुक्स में एरो मार्क करना प्रेफर करा जाता है, क्योंकि उनके लिए प्रिंटिंग में एरो लगाना आसान होता है। हम लोग जब एरो लगाते हैं तो कई बार हमारा एरो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, गड़बड़ होती है, कंफ्यूजन होता है। तो हम इस एरो की जगह इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। एक छोटा सा कंसेप्ट और, इसी ए की डायरेक्शन में मैंने एक थर्ड वेक्टर मार्क कर दिया, सी। क्या सी पैरेलल होगा इनके साथ या नहीं होगा? तो हम गौर से देखें इसी डायग्राम को कि बी और सी पैरेलल हैं। जब बी और सी पैरेलल हैं, ए और बी पैरेलल हैं, तो इसका मतलब हो गया ए और सी भी पैरेलल हो गए। तो आल्सो ए पैरेलल बी पैरेलल सी। मैं इनको कंबाइंड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं, या ए पैरेलल सी लिखना चाहूं तो भी लिख सकता हूं। तो पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन है, उनका मतलब इस तरीके से नहीं। यदि एक ही लाइन के अलोंग भी हैं तो वो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स ही कहलाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एक वेक्टर राइट की ओर जा रहा है, दूसरा वेक्टर मेरा लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो ये वेक्टर्स इस समय कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं है। डायरेक्शन की जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जरूर हैं, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो ये वेक्टर कहलाएंगे एंटी पैरेलल, यानी इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो देयरफॉर दे आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। The two given vectors which are having parallel lines of action but अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री पे हो, वो 180 डिग्री पे उनकी लाइंस हो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर
known as anti-parallel vectors। पैरेलल एंटी पैरेलल के बीच का ये फर्क आ जाता है। नाउ और आगे बढ़े एक दो चीज में। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना कहलाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया न्यूमरल वैल्यू। एक वेक्टर के टू पार्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड पार्ट एंड डायरेक्शन पार्ट। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड पार्ट। द न्यूमरल वैल्यू of a वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी is known as its magnitude। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने अभी ऊपर आपको एक एग्जाम्पल में लिया था 10 न्यूटन, और लेफ्ट से मैं इसकी डायरेक्शन मार्क कर रहा हूं ईस्ट, कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में अप्लाई करा। तो यहाँ जो 10 न्यूटन आ रहा है ये इसका मैग्नीट्यूड है और ईस्ट इसकी डायरेक्शन है। इन दोनों को मिलाकर ही हमारा पूरा वेक्टर बनता है। यदि कहीं पर मैंने खाली 10 न्यूटन कहा तो इसका मीनिंग यह है कि वहां पर हम उसके मैग्नीट्यूड को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को रेफर कर रहे हैं। नाउ मैग्नीट्यूड को डिनोट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको बताया था ऊपर कि वेक्टर को डिनोट करते वक्त एक सिंबल लेते हैं और उसके ऊपर एक लाइन या एक एरो मार्क करेंगे। तो कोई वेक्टर मैंने ले लिया ए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको डिनोट करूंगा वेक्टर के साइड में दो लाइनें खींच के, या मैं इसको फिर खाली ए सिंबल लिख दे रहा हूं, उसके ऊपर लाइन मार्क नहीं कर रहा हूं, तो भी मेरा ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर साइन लगाया है तो उसके साइड में दो लाइनें खींचना जरूरी है, या फिर मैं वेक्टर साइन ही ना लगाऊं तो मुझे दो लाइंस खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जिस जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम आ रही है वो सारे वेक्टर कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। All those vectors whose magnitude as well as direction are same are known as equal vectors। कैसे मार्क करें डायग्राम के हिसाब से देखें। एक ये वेक्टर मेरा ए हो गया,
और उसी डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर बी हो गया, तो ए इक्वल बी। तो ये मेरा कंडीशन हो गई इक्वल वेक्टर्स के लिए। यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, कॉमन डायरेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक की बात में कोई डाउट किसी बच्चे को? सर जो मैग्नीट्यूड वाला एग्जांपल समझा था ना, एक बार वो समझा रहे सर। चलो बेटा, मैंने एग्जाम्पल ये लिया था 10 न्यूटन ईस्ट। यस सर। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने ईस्ट डायरेक्शन की ओर खड़े होकर किसी दरवाजे पे या किसी दीवार पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपके जो वेक्टर में टोटल कहूंगा तो उसे 10 न्यूटन ईस्ट कहूंगा। तो मैग्नीट्यूड मेरा क्या हुआ, जो मैंने न्यूमरल वैल्यू वहां अप्लाई करी 10 न्यूटन, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ओके सर। सर उसके बगल में क्या लिखा है? वेक्टर। वेक्टर ए, मेरा कोई वेक्टर ए से डिनोट हो रहा है क्योंकि मैंने उस पर साइन लगा दिया, तो ये वेक्टर काउंट होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा मैं, यानी वेक्टर साइन के साथ या तो मैं दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं उसके दोनों तरफ, या फिर खाली सिंबल को लिख दूं। दोनों ही कंडीशन में मेरा कहलाएगा ये मैग्नीट्यूड। जरूरत के हिसाब से हम कुछ जो साइन चाहें यूज कर लें, अलग अलग बुक में अलग अलग कंडीशन में, एग्जाम पेपर्स में हम अलग अलग वैल्यू का यूज करते रहते हैं। एक और चीज बता दूं, कुछ बुक में वेक्टर को हम इस तरीके से डिनोट करने की जगह बोल्ड लेटर में भी डिनोट करते हैं, लेकिन अपनी कॉपी में हम बोल्ड लेटर लिखना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बोल्ड लेटर के साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम बार बार यदि बोल्ड लेटर लिखेंगे तो हमें कॉपी के दूसरी तरफ उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा लिखने के तरीके में अपने यहां कुछ चेंजेस लाते। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अभी हमने पीछे एंटी पैरेलल पढ़ा था। एंटी पैरेलल में मैं फिर आपको दिखाऊं, एंटी पैरेलल में कहा था डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के साथ यदि इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन यानी एंटी पैरेलल, उसके साथ इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, या इन शॉर्ट नेगेटिव वेक्टर। इफ magnitude of two vectors opposite in direction are if magnitude of two vector opposite in direction and having same magnitude then they are known as negative vectors। एक वेक्टर ये रहा ए, और इसी के बराबर का मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है वो है बी।
तो वी कैन राइट a इक्वल टू माइनस बी. वी कैन राइट a इक्वल टू माइनस बी. डायरेक्शन ऑफ a मैंने टुवर्ड्स राइट ली है, डायरेक्शन ऑफ b टुवर्ड्स लेफ्ट ली है. दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं, तो वी कैन राइट a इक्वल टू माइनस बी. दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, देयरफॉर वी कैन राइट a इक्वल टू माइनस बी. और वी कैन राइट b इक्वल टू माइनस ए. दोनों ही एक दूसरे के नेगेटिव कहलाएंगे. ध्यान देना, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b है, और डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि 180 डिग्री पे हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर. ये हमारे सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला वर्ड रहना है आगे, नेगेटिव यूनिट वेक्टर. तो कोई भी गिवन वेक्टर है हमारे पास, लेट से ये है. फॉर एग्जाम्पल इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, तो इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर. ए वेक्टर हैविंग गिवन डायरेक्शन बट यूनिट यानी कि 1 मैग्नीट्यूड is known as a unit vector. और एक और तरीके से इसको डिफाइन करना चाहूँगा, यदि इस वेक्टर का मैं कहूँ ये मेरा यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को लिखते वक्त वेक्टर साइन के ऊपर लाइन की जगह हम एक कैप मार्क करते हैं. इस तरीके से ये सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का, याद रखिएगा, आगे बहुत काम का है. और ए यूनिट वेक्टर कैन बी. सर ये ए के ऊपर क्या लगाया आपने? ये कैप कहते हैं बेटा, से कैप, ये ट्रायंगल सा लगा दिया हमने, एंगल से लगा दिया. इट इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर सिंबल, और इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैप पढ़ते हैं. सिंबल होता है कैप या कैरेट. ठीक है. ए यूनिट वेक्टर कैन बी obtained by dividing a given vector by its magnitude is known as a unit vector. It possesses only direction of a given vector. राइट. अब कैसे डिनोट करेंगे, आपसे कहा यूनिट वेक्टर ए इस तरीके से मार्क्ड होगा. तो गिवन वेक्टर है ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को, वेक्टर ए डिवाइडेड दिस. आपको बताया था ये भी मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा. तो इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं. छोटी सी बात एक और बताऊं,
3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करेंगे, जिसको मैं आगे और बाद में पढ़ाऊँगा। थ्री स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस आर आई जे के रेस्पेक्टिवली। बेटा हम एक्सिस वाला सिस्टम जानते हैं, आई जे के एक्सिस कहेंगे उसको। यहाँ पे हम कहते थे कि भाई ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो आगे फिजिक्स में जब कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है वेक्टर्स के टर्म में, तो हम एक्स एक्सिस के वेक्टर को स्मॉल आई से डिनोट करेंगे और उसके ऊपर कैप लगा रहे हैं। इसके ऊपर कैप लगाने से क्या मीनिंग आ जाएगा हमारा, आई यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर का आ जाएगा। ऐसी वाई एक्सिस वाले केस में स्मॉल जे लेंगे और उसके ऊपर कैप लगाएंगे। जेड एक्सिस वाले केस में के लेंगे और उसके ऊपर यूनिट वेक्टर का साइन यानी कि कैप लगाएंगे। तो इट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। कोई डाउट बेटा, किसी कोई बात पूछनी है इससे रिलेटेड तो बताओ। सर एक बार यूनिट वेक्टर फिर से बताना। हाँ बेटा, यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आपके लिए आगे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए गौर से समझो। डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। ए वेक्टर हैविंग गिवन डायरेक्शन बट यूनिट या वन मैग्नीट्यूड इज नोन एज ए यूनिट वेक्टर। यानी कि जिस वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन पजेजेज है, मैग्नीट्यूड जिसका 1 है, तो उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो यानी किसी भी गिवन वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। फिर आपसे कहा 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं आगे यूज के लिए। आई जे के, आई वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे वेक्टर है वाई एक्सिस के अलोंग, के वेक्टर है जेड एक्सिस के अलोंग। लास्ट बात, कोई भी जगह यूनिट वेक्टर दे रखा है तो इसका मतलब है कि इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो 1 हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिया है। तो हम सिमिलरली ये भी कह सकते हैं यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर जे कैप लगाइए मैग्नीट्यूड 1 होगा, एंड यूनिट वेक्टर के का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ये हमें ध्यान रखना है।